सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका रामवृक्ष बेनपुरी जी का लेखक परिचय जान लेते हैं। बेनपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिताओं का बचपन में ही निधन हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देह अवसान 1968 में हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो इनकी रचनाएं हैं। और रामवृक्ष बेनपुरी जी को कलम का, उनकी जो भाषा शैली विशिष्ट होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। और जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार, उन्हें कलम का सिपाही कहा जाता था। और ये रामवृक्ष बेनपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता था। और आइए हम देखते हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जिसके अंदर मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोई बाहरी वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का जो आधार होता है वो जीवन के मानवीय सरोकार, हमारे जीवन में जो हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसके आधार पर घटित होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों, हमारे समाज में पनपी हुई बुराइयों का पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के जी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। माने इस रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद रामवृक्ष बेनपुरी जी ने जो ग्रामीण जीवन की, वास्तविक ग्रामीण जीवन, लोग किस प्रकार से गाँवों में अपना जीवन जीते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल उसका सजीव झांकी देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे किस प्रकार से लोग गाँवों में अपना खुशहाली से, गाँव में हंसी खुशी से, किस प्रकार से भाईचारे की भावना से, एक दूसरे के सहयोग से किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, सारी विशेषताएं इस रेखा चित्र के अंदर देखने को मिलेगी। एक देखो, आज के समय में बाल गोविंद भगत जैसे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग बाल गोविंद भगत जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी हम इनके व्यक्तित्व को, फिर भी हम इनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आइए आप देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का कैसा व्यक्तित्व था, कैसा चरित्र था, इसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत थे, वो उनका कद था वो मझला, माने ना तो ज्यादा लंबे थे ना ही ज्यादा छोटे थे, बीच के थे। और उनका जो कलर था वो गोरे थे, सब गोरा था। और 60 से ऊपर के ही उम्र उनकी, 60 साल से ऊपर थी। बाल पक चुके थे। दाढ़ी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे वो, दाढ़ी या लंबे लंबे बाल तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा था वो सफेद बालों से जगमग किए रहता था। मानो उनकी दाढ़ी पर सब हमेशा सफेद बाल रहते थे। वो थोड़े ज्यादा लंबे नहीं होते थे, लेकिन कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथियों की कनपटी टोपी होती थी। कनपटी यहाँ पर जो कानों पे से पटी हुई कबीरपंथियों की टोपी होती थी, इनको कबीरपंथी पहनते थे, कानों से पटी हुई होती थी, इसीलिए इसको कनपटी कहा जाता था। तो बाल गोविंद भगत जी थे, वो एक कनपटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा माने सर्दी आती थी तो वो एक काली कमली माने एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था। माने रामानंद जी का क्या रहता था? चंदन रहता था। रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे, इसीलिए वो रामानंदी चंदन लगाते थे। तो रामानंदी चंदन उनके उस पर हमेशा चमकता रहता था। जो नाक के एक छोर से, जो नाक शुरू होती है वहां से, नाक के यहाँ से, नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह जो बिहार में औरतें होती हैं, वो वहां पर सीधे नाक से लेकर के और मस्तिष्क तक सिंदूर लगाती हैं। उसी प्रकार से वो भी क्या, रामानंदी
संप्रदाय के जो लोग थे वो भी इसी प्रकार से टीका तिलक लगाते थे। गले में तुलसी की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह माना जा नहीं जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक कह रहा है कि जो ऊपर की सारी तस्वीर थी हमने यहाँ पर देख इस प्रकार से रामानंद बाल गोविंद भगत जी की वेशभूषा को देखा, तो इन सब से उनको क्या नहीं माना जाना चाहिए, साधु नहीं माना जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, वो गृहस्थ थे। देखो इन सारी विशेषताओं के होने के बाद भी क्या थे, गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहा है कि उनको मेरी जो उनकी जो गृहिणी थी, पत्नी थी, उनके बारे में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पोतोहू को मैंने देखा था। पोतोहू माने पुत्र वधू, लड़के की बहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उन खेती किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक कह रहा है से सारी विशेषताएं होते हुए भी खेती बाड़ी करना, गृहस्थ जीवन जीना, उसके बाद भी वो साधु थे। तो इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद आप साधु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो आप यहाँ पर बाल गोविंद भगत को देख सकते हैं, सब कुछ गृहस्थ परिवार के साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, फिर भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले, साधु की जो सारी विशेषताएं होती हैं वो उनके अंदर सारी विशेषताएं थी। कबीर को अपना साहब मानते थे, माने भगवान को अपना ईश्वर ईश्वर मानते थे। कबीर को अपना क्या मानते थे? साहब। कबीर को ही अपना भगवान मानते थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि वो किसको अपना साहब मानते थे? तो कबीर को ही अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत उन्हीं के गीतों को गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कभी झूठ नहीं बोलना, सबके साथ खरा व्यवहार माने स्पष्ट व्यवहार करना, सबके साथ किसी से भी दो टूक बात कहने में संकोच, झिझकते नहीं थे। किसी से भी अपनी दो टूक अपनी बात रखनी है तो सभी के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख देते थे। ना किसी से खामा खाम झगड़ा मोल लेना, किसी की चीज को नहीं छूते थे, बिना पूछे किसी चीज को व्यवहार में नहीं लाते थे। इस नियमों को कभी इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्म तरीके तक ले जाते, इतनी सूक्ष्मता से पालन करते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था, कौतूहल होता था। कभी वहां दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे, वहां गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब को समर्पित, माने सब कुछ, वो गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी उनकी जो सारी चीजें थी वो साहब माने भगवान को समर्पित थी। सब कुछ जो कुछ भी होता था उससे वो भगवान का ही, कि भगवान के पैरों में ही उसको समर्पित कर देते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद करके उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। माने जो कुछ भी पैदावार उनकी खेती फसल में होती थी, जो कुछ भी अनाज वगैरह जो फसल होती थी, उसको साहब के दरबार में ले जाते और वहां पर उनको समर्पित कर देते थे। वो घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। माने वहां पर ले जा करके कबीर मठ में रख देते और जो वहां से उनको भेंट स्वरूप मिलता कुछ भी, उसे वो अपने घर लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। तो इस प्रकार की विशेषताएं थी उनके अंदर। किनके अंदर? बाल गोविंद भगत जी के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था। लेखक कहता है कि इन सारी विशेषताओं के ऊपर मैं मुग्ध था, उन पर वास्तव में यार कितने अच्छे इंसान हैं। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर जो लेखक है वो कह रहा है इन सब के ऊपर मैं मुक्त था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। लेखक कह रहा है उनके और जो मधुर गान इतना अच्छा गाते थे कि मानो के जो कबीरदास जी के जो दोहे थे, कबीरदास जी के जो गाए हुए पद थे, वो ऐसे लगता था कि मानो दोबारा से सजीव हो उठे हो, माने दोबारा से उनको कबीरदास जी ही गा रहे हो, इतने सुंदर मधुर स्वर में गाते थे। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी बच्चे इनको इनको बना करके इनके आंसर देखेंगे। इसमें ऐसे कि बाल गोविंद भगत को ग्रस्त होते हुए भी भगत साधु क्यों कहा गया, एक क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे, इसमें आंसर देखेंगे इसका। बाल गोविंद भगत किन आदर्शों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत थे वो किसके और किन आदर्शों पर चलते थे? वे अपनी फसल को लाद कर कहाँ ले जाते थे और क्यों? भगत जी का जीवन साहब की संपत्ति था, सिद्ध कीजिए किस प्रकार से।
आपको भगत जी की कौन कौन सी विशेषताएं प्रभावित करती हैं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन